गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दी अन अकेडमी ऐप। तो स्वागत करते हैं भाई। आज की हमारी कौन सी क्लास है? ये तीसरी क्लास है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के साथ, इससे पहले कुछ आपको बोलना है तो बोल लीजिए, क्योंकि फिर मैं ही बोलूंगी, फिर मेरे अलावा कोई नहीं बोलेगा, है ना। कंटेंट आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में जाएगा, तो उसकी टेंशन ना लो। इफ यू कांट रीड हिंदी देन द कंटेंट विल बी प्रोवाइडेड इन दी बोथ इंग्लिश एंड द हिंदी, ठीक है। मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड होगा, डोंट वरी। तो एक बार जल्दी से पहले सारे के सारे ज्वाइन हो जाइए, ताकि आज की क्लास में यहाँ पे शुरू कर सकूं। आज की क्लास क्या टॉपिक रहेगा, क्वेश्चंस किस पे होंगे, ये मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा सा पॉलिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिजिक्स 3 कहाँ है? फिजिक्स 3 मतलब फिजिक्स का पार्ट 3 पीछे हो चुका ना। अभी 6 से 7 वाली क्लास में हो चुका फिजिक्स का पार्ट 3। अच्छा, वो कोई शायद ये कल वाली थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी ना, तो नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्लास का टाइमिंग कोई चेंज नहीं होगा। क्लास आपकी 6 से 7 और 7 से 8 ही रहेगी। इस टाइम पे हमारे किसी भी टीचर की भी क्लास नहीं होती है। नीरज सर की सुबह हो चुकी है, साहिल सर की अभी 8 बजे है। तो मेरे ख्याल मैंने ये टाइम टेबल जो है वो थोड़ा सा अपने टीचर्स को देखते हुए बनाया है, तो थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज नहीं, कोई बात नहीं, आपने आर्टिकल्स एक बार पढ़े हैं ना विशाल, थैंक यू सो मच। अच्छा, बस मुझे ये बता दीजिए एक बार जल्दी से थम्स अप करके जोरदार तरीके से बता दीजिए कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको आर्टिकल्स याद हुए कि नहीं हुए। मैंने नहीं बोला कि क्वेश्चंस मतलब आर्टिकल्स जो है ना वो आपको याद हुए। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा है कि आपको आर्टिकल्स जो है ना आपने पढ़े, उनको सिर्फ पढ़ा और कुछ नहीं, दैट्स इट। जो भी। अच्छा, एक और चीज समझिए, पर डे जब आपके लिए क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, जैसे इस क्लास के बाद के जो क्वेश्चंस होंगे वो तो मैं आपके साथ साथ अपडेट कर दूंगी। जैसे जो चीज आपको कल क्लास में आने से पहले पढ़नी है या पढ़नी पड़ेगी, है ना। देखिए, ये क्लास आपकी तभी सक्सेसफुल है आप लोगों के लिए जब आप मेरी बात मानोगे, है ना। और मेरी बात अगर आप मानोगे तो एग्जाम बहुत बढ़िया से निकल जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। तो मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे पहले तो ये बता दो। मतलब वही वाला काम है कि क्लासेस कर रहे हैं पर बात टीचर की माननी नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो थोड़े से टीचर की बात मानते हुए, रिस्पेक्टफुल तरीके से, ये सोचते हुए कि अगला सामने जो टीचर बैठा है उसने 6 साल तैयारी की है और 4 बड़े गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो निकाले हैं, तो उस सारे एक्सपीरियंस का निचोड़ जो है ना वो मैं स्टैटिक जीके की क्लास में लगाने वाली हूँ, है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिए एग्जाम में, और ये चीज आपको खुद ही पता लग जाएगी जब आप ग्रुप डी या एसएससी का या किसी भी चीज का कोई एग्जाम दोगे, तो वहां जितने टोटल मार्क्स हैं उसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन हमारी क्लास से आए हैं, ये भी आपको तभी पता लग जाएगा। पर उससे पहले आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। नाउ द पॉइंट इज दिस, आज की क्लास जो है वो आर्टिकल्स की कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल और स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे कि जो हमारे राज्य है ना, आज की डेट में जब हम ये बोलते हैं कि हमारे पास 28 राज्य और 8 जो है वो यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इनकी शुरुआत कैसे हुई थी। या जब मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास जून 1950 को टोटल कितने राज्य थे, तब से लेके आज तक की हम बात करेंगे। जो भी डिविजन्स हुए, पहला कौन सा राज्य जो है वो डिवाइड हुआ था, और सेकंड पोर्शन होगा इसी चीज का आर्टिकल्स। अच्छा, राज्य हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा आर्टिकल नंबर 1 जो है वो यही है, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 1 इसी से रिलेटेड है। तो आज की क्लास में आर्टिकल शुरू कर रहे हैं, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है। उससे पहले जरा ये भी एक चीज जान लीजिए कि आपकी कल है 45 मार्क्स का टेस्ट। तो कितने लोग जो है वो तैयार हैं इसके लिए? 45 क्वेश्चंस का 45 मार्क्स का आपका कल है 2 टेस्ट। एक आपको देना है अन अकेडमी इसी प्लेटफॉर्म पे इसी समय यहीं पे आके 7 से 8 बजे, ठीक है, 7 से 8 बजे। और दूसरा टेस्ट आपको सुबह देना है यूट्यूब पे 8:30 से 9:30 बजे। तो ये 2 टेस्ट कर लीजिए और जरा कल वाली क्लास में आ जाइए, देखिए जरा आपकी रैंक कितनी आती है, कितना मुझे अभी आपको और निखारना है। देखो, आप लोग सारे के सारे ना हीरे हो, ठीक है। इन हीरो को ना मुझे 1.5-2 महीने में ना निखार के रेल में बिठाना है, रेलवे क्वालिफाई कराना है या एसएससी जो है वो क्वालिफाई कराना है। तो उसके लिए ना आपको थोड़ा सा ना मेरे प्रेशर और टेम्परेचर से भी गुजरना पड़ेगा। सीधी सी बात है, बस जो मैं बोलती जाऊं उसको समझते जाइए, लर्न करते जाइए। इस क्लास के एग्जैक्ट बाद आपको सबसे पहले
जो आर्टिकल्स हैं वो फिर से रिवाइज करने हैं, और आज की क्लास में आर्टिकल से रिलेटेड 30 मतलब लगभग 90 क्वेश्चन जो है ना वो आपके अपडेट होंगे आज ही की क्लास में। तो 30 तो मैं अभी क्लास में कराऊंगी और 90 क्वेश्चन मतलब 30 क्लास में करेंगे, 60 और न्यू अपडेट होंगे। तो टोटल 90 क्वेश्चन होंगे जो इस क्लास के बाद आपके पास टेलीग्राम ग्रुप में होंगे। अभी टेलीग्राम ग्रुप जिनके पास नहीं है मैं एंड में लिंक डाल दूंगी, वैसे मैक्सिमम लोगों के पास है, पर जिनके पास टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं है वो अभी एंड में मैं डाल रही हूँ, तो वो आप सब ज्वाइन करिएगा। तो आज की क्लास में कल आने से पहले 7 से 8 का टेस्ट देने से पहले आर्टिकल्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जरा शुरू करते हैं पहले ही चैप्टर के साथ, मतलब आर्टिकल्स के पहले पॉइंट के साथ। हमारा आर्टिकल नंबर 1, यह हमारा भारत का संविधान क्या बोलता है। अच्छा 30 मिनट में ये करा रही हूँ आर्टिकल्स और ये सारी चीजें, फिर नेक्स्ट 30 मिनट हम करेंगे क्वेश्चंस विद पोल। समझ गए मेरी बात सारे यहाँ पे? ये क्लास ऐसे ही जाएगी हमेशा, 30 मिनट्स विद थ्योरी एंड 30 मिनट्स एंड के जो है वो क्वेश्चंस। आर्टिकल नंबर 1, यह हमारा भारत का संविधान इंडिया को क्या बोलता है? इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। हालांकि हिंदी में इंडिया का भी नाम भारत ही बोला जाता है, भारत को तो हम भारत कहते हैं। हमारा आर्टिकल नंबर 1 या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत को कैसे पढ़ता है? इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, दैट इज भारत। यानी कि इंडिया को हम किस नाम से जानते हैं? भारत के नाम से जानते हैं, जो भरत के नाम पे पड़ा है, ठीक है। और इंडिया वर्ड जो है वो हमने डाला है इंदस नदी के हिसाब से, तो ये दोनों नाम याद रखिए। पहला हमारा जो आर्टिकल है वो कहता है कि भारत जो है वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों का संघ। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? एग्जैक्ट लैंग्वेज के साथ आपसे पूछा जाएगा, तो यूनियन ऑफ स्टेट करके याद रखिए। इसके अंतर्गत आते हैं, ये हो गया हमारा पार्ट 1 यानी कि भाग 1। आर्टिकल्स की जो लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड की है, अगर वो किसी के पास है तो आप खोल सकते हो, नहीं तो बाद में देखिएगा। पहला भाग जहां पे हमारे पास है आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 4, जिसमें से पहला तो ये हो गया कि भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल नंबर दूसरा सेकंड आर्टिकल हमारा क्या कहता है कि भारत के संविधान में ये उनको हक दिया गया है कि वो नए राज्य जो है, न्यू स्टेट जो है, उनको एडमिट कर सकते हैं या नए राज्य जो है उनको शामिल कर सकते हैं। उनकी बाउंड्री घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उनके नाम जो है वो बदल सकते हैं, उस स्टेट को काट के नया स्टेट जो है वो 2 बना सकते हैं, जैसे 2000 में हमने बनाए थे 3 स्टेट करके। लेकिन ये याद रखिएगा किसी भी नए पूरा प्रॉपर स्टेट को नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकते कि भाई थोड़ा सा एमपी खिसक जाओ, थोड़ा महाराष्ट्र खिसक जाओ, थोड़ा गुजरात खिसक जाओ, हमें यहाँ पे नई स्टेट रखना है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन जो हमारे न्यू स्टेट का यहाँ पे कहने का मतलब क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं से हम बना सकते हैं, राइट। तीसरा आर्टिकल क्या कहता है? इंक्रीज, ऑल्टर द एरिया और नेम ऑफ द स्टेट। एरिया को डिक्रीज करना, एरिया को बढ़ाना, नाम जो है वो बदलना, ठीक है, स्टेट्स के नाम जो है वो बदल दिए या सिटीज के जो नाम है वो बदल दिए, ये सारा। अब अगर मैं इसी चीज को जरा ब्रिटिशर से टाइम से शुरू करूं तो 1950 में हमारे पास जितने भी स्टेट्स थे उनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसको हम बोलते थे ए, बी, सी और डी करके, राइट। जैसे कि आसाम, कुछ एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, आप लोगों के लिए डिटेल नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन कुछ जैसे आसाम है, बिहार है, बॉम्बे है, एमपी है, मद्रास है, उड़ीसा है, पंजाब है, वेस्ट बंगाल है, ये सारे के सारे ए में आते थे। हैदराबाद हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, मध्य प्रदेश या मध्य भारत जिसे हम बोलते थे वो हो गया, उसके अलावा पटियाला हो गया, राजस्थान हो गया, ये सारे के सारे आते थे हमारे बी में। सी में कौन आते हैं? अजमेर हुआ, भोपाल हुआ, बिलासपुर हुआ, लिखना नहीं है आपको कुछ भी, बस सुनना है, दिल्ली हुआ, हिमाचल प्रदेश है, कच्छ है, ये सारे के सारे हमारे सी में आते थे। और अगर आपसे डी पार्ट पूछा जाए तो अंडमान और निकोबार आइलैंड या उस तरीके के कुछ आइलैंड्स वगैरह जो है, स्पेशली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये आता था हमारे डी सेक्शन में, यानी कि डी सेक्शन। अब बात हम करेंगे जून 1948 की। 1948 में पहली बार ये हो रहा है कि एक कमेटी या समिति बनाई जा रही है जो कि भाषा के आधार पे स्टेट्स को थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करेगी या स्टेट्स जो है उनको डिवाइड करने की कोशिश की जाएगी। पहली जो कमेटी बनती है वो किसके अंडर में बनती है, या किसी को याद है आप में से? जल्दी से अगर आपको पता है भाषा के आधार पे बनने वाली भारत की पहली समिति कौन सी थी तो एक बार थम्स अप कर दीजिए।
भाषा के आधार पे या भाषा के आधार पे स्टेट्स को डिवाइड करने वाली जो पहली समिति बनाई गई थी वो कौन सी थी? एस के धार कमेटी या एस के धार समिति। एस के धार याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। देखो ये वाले जो मैं आपको पूरा पीडीएफ दे रही हूँ ना, जो कंटेंट मैं आपको बता रही हूँ, वो स्टेट सर्विसेज भी अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो ना तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारे स्टेट सर्विसेज के एग्जाम निकलने वाले हैं अभी। तो भाषा के आधार पे पहली जो समिति बनाई गई थी वो एस के धार बनाई गई थी 1948 में जून में। लेकिन इस कमेटी को बनाने के बाद बहुत ज्यादा इश्यू हुए थे, बहुत ज्यादा दंगे हुए थे, एक्सेप्टेबल नहीं किया गया था धार कमीशन को। तो उसकी वजह से एक कमीशन बनाया गया जिसको बोलते हैं जेवीपी कमीशन, राइट। मतलब एस के धार की जगह जेवीपी कमीशन बनाया गया, जहां पे जे हमने बोल दिया जवाहरलाल नेहरू को, हमने बी बोल दिया यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल को, और पी हमने बोल दिया पी सीतारमैया को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉलिटी अगर ये नहीं जाना तो पॉलिटी नहीं जाना, आप ये समझ लीजिए। ये नहीं जाना पॉलिटी में तो जो जो चीजें मैं क्रक्स बता, देखो आर्टिकल तो आपको हजारों जगह मिलेंगे, आपकी 100 किताबें हैं जिसमें आर्टिकल्स भर भर के लिखे हुए हैं, लेकिन कोर चीजें जानिए, समझिए सारा चीजें कि आर्टिकल्स बन रहे हैं या स्टेट्स बन रही है तो उनका मतलब क्या है, आर्टिकल्स का बेसिकली मतलब क्या है। पी सीतारमैया, वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों के अंडर में एक कमेटी बनाई जाती है जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे काम करती है। क्योंकि धार समिति अलग से बनाई गई तो इश्यू हो गया, इसलिए जेवीपी कमेटी जो है इन तीनों ने थोड़ा सा लोगों को समझाया, जो काफी सारी जो मीटिंग्स हैं वो की लोगों को फिर समझ आया। हालांकि जब पहली बार अक्टूबर 1953 में पहला लिंग्विस्टिक स्टेट जिसको आंध्र प्रदेश बोला जाता है, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार जो है एसएससी रेलवे पूछती है कि भारत के अंदर भाषा के आधार पे विभाजित या बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आपको लिखना है आंध्र प्रदेश। कई लोगों ने तब भी विद्रोह किया था, काफी सारा यहाँ पे दंगा फसाद हुए थे, कई लोगों की मौत भी हुई थी यहाँ पे। आंध्र प्रदेश जो है वो क्या होती है, तेलुगु स्पीकिंग जो लोग थे उनको किससे अलग कर दिया, मद्रास से। तो मद्रास से किस स्टेट, अब ये भी याद रखिएगा कि कौन सी स्टेट से इसको अलग किया था और किस भाषा के आधार पे किया था, तो तेलुगु करके याद रखेंगे आप लोग। तेलुगु स्पीकिंग लोगों को मद्रास से क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया और आंध्र प्रदेश नाम का एक राज्य जो है वो बना दिया। अब इसके बाद जो दूसरी कमेटी आती है वो बताइए, क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछे कि धार कमीशन के या धार समिति के बाद जो दूसरी कमेटी बनती है उसके हेड कौन थे, तब आप क्या याद रखोगे, फैजल अली कमीशन या फैजल अली समिति। ठीक है, फैजल अली समिति। प्लस में यहाँ पे फैजल अली के अलावा के एम पानीकर जो है वो भी शामिल थे इसमें, और एच एन हुंजरू जो है वो भी शामिल थे। तो दूसरी समिति जो बनती है भाषा के आधार पे वो बनती है के एम पानीकर, फैजल अली समिति और एच एन हुंजरू। ये क्या करते हैं, स्टेट को लैंग्वेजेस के बेसिस पे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके अंडर में 1956 में 1956 हो गया, यहाँ पे 14 स्टेट बन जाती हैं और 6 बन जाते हैं यूटी। तो ये अब हमारे पास पहला करेक्ट डाटा आ गया कि 1956 में आपके पास कितने राज्य और कितने यूटीज थे। तो याद रखिएगा 1956 में आपके पास 14 राज्य थे और 6 यूटी थे। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 1960 में यानी कि 1960 में पहली बार क्या होगा कि जो बॉम्बे है ना उसको महाराष्ट्र और गुजरात दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप में से मेरे ख्याल बहुत सारे बच्चों को पता नहीं, जिनको ये फैक्ट अभी आज पहली बार पता है वो जरा थम्स अप करिए कि पहले जो है वो बॉम्बे था, बॉम्बे को फिर महाराष्ट्र और गुजरात करके बनाया था। तो आज की डेट में महाराष्ट्र जो है ना वो बॉम्बे उसकी कैपिटल, पूरी फाइनेंशियल कैपिटल जिसको आप बोलते हो, तो वो सबसे पहले बॉम्बे ही था। बाद में उसको अलग किया गया था मराठी और गुजराती जो लैंग्वेज है उसके आधार पे। तो आंध्र प्रदेश के बाद जो दूसरा स्टेट दो बनते हैं वो बनते हैं महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ पे साल था कौन सा, 1960, राइट। अब देखो 1961 में दादर और नागर हवेली जो है उसको बनाया जाता है, दादर और नागर हवेली। 1961 के अंदर ही 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से दमन एंड दीप या दमन एंड द्वी जिसको आप बोलते हो, दमन एंड दीव बोलते हैं ना, उसको बनाया गया 12वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1961 में। इसी साल जो है
अच्छा, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 में पूरा कंप्लीट हुआ था, तो 1962 के लिए आप गोवा भी याद रखिए, गोवा भी इसी साल जो है वो पुर्तगाली से आजाद किया गया था और हमारे भारत में इसको शामिल किया गया था। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि गोवा को कंप्लीट जो स्टेटहुड थी ना वो 1987 में मिली थी, लेकिन 62 में हमने उसको पुर्तगीज से आजाद कर लिया था। कंप्लीट स्टेटहुड जो है वो 1972। अब पुडुचेरी बनेगा 1962 में। बस कभी भी ये क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं एकदम से और अचानक सामने प्रकट होते हैं तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, तो बस ध्यान से सुनते जाइए आप लोग। 1962 में पुडुचेरी बनता है। अभी मैंने पूछा है ना, आज सुबह स्टैटिक जीके की क्लास में 6 से 7 बजे वाली जो हमारी यूट्यूब पे सुबह स्टैटिक जीके की क्लास होती है, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि आंध्र प्रदेश पूछा था ना, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश, कौन सा क्वेश्चन था पता नहीं, आंध्र प्रदेश जो है वो उसको स्टेटहुड कब मिलता है, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं ना। 1963 की अगर हम बात करें तो नागालैंड जो है वो 1963 में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो मिल जाता है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, गोवा आपसे कई बार एग्जामिनर ने पूछा है तो गोवा याद रखिए। दूसरा, 1966 में हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा यहाँ पे, उसके बाद चंडीगढ़ करके याद रखिए जो कैपिटल है हरियाणा पंजाब दोनों की, और हिमाचल प्रदेश। ये तीनों स्टेट जो बने थे ना, ये किससे बने थे, पंजाब से मिलके बने थे। यानी कि पंजाब जो है वो पहला अकेला था पूरा, फिर पंजाब को काटा गया और हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश जो है वो बनाए गए। 1966 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। 1972 में एक साथ आपके बनते हैं 3 राज्य जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। पहला बनता है मणिपुर करके 1962 में, मणिपुर बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 19वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो मणिपुर है उसको बनाया जाता है। 19 हो गया, तो त्रिपुरा बना था 20 से, ठीक है, त्रिपुरा जो बना था वो था 20वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। और थर्ड बनता है मेघालय। मेघालय को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बनाया गया, तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उससे किसको बनाया गया, मेघालय। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1972 में 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से मणिपुर, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय लगातार। अब 1974 जस्ट आफ्टर 2 ईयर सिक्किम जो है वो बनाया जा रहा है। सिक्किम बनाया जाएगा 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक्ट से 22। इसके बाद बनता है मिजोरम, सातों सिस्टर्स आपकी हैं यहाँ पे। उसके बाद बनता है मिजोरम 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अरुणाचल प्रदेश जो है उसको बनाया जाता है 24th को। अच्छा, क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश का था क्योंकि ईयर आंसर मुझे याद है 1987 हमने आंसर किया था, है ना। अरुणाचल प्रदेश 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बनाया गया। और फिर बनता है गोवा को स्टेटहुड मिलेगा 1987 में 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। बेहतरीन, कुछ समझ आए यहाँ पे, चीजें समझ आई। हर साल के कुछ कुछ अंतराल पे हमने नए नए राज्य जो हैं वो बनाए। जब हमारे पास भारत आजाद हुआ था तब हमारे पास केवल 14 राज्य थे। आज की डेट में हमने बिल्कुल डबल कर दिए हैं, 28 राज्य कर दिए हैं। तो टाइम टू टाइम ये बनता जा रहा है, ठीक है। अब मुझे जरा ये बता, ये याद हो गया, मणिपुर 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, त्रिपुरा 20th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मेघालय 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संवैधानिक संशोधन, ठीक है। सिक्किम जो है वो बना 22वें से, मिजोरम 23वें से, अरुणाचल प्रदेश 24वें से, और गोवा बना 25th से। अब जरा मुझे ये बताइए आप लोग कि 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आपका कौन सा राज्य बना है। थोड़ा सा इसका मुझे आपसे जानना पड़ेगा आंसर, तो चैट ऑफ कर रही हूं मैं यहाँ पे। 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा राज्य बना है, अरे वाह बहुत ही बढ़िया ललिता, बिल्कुल यहाँ पे 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बना आपका छत्तीसगढ़ करके, यहाँ पे 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बना आपका उत्तराखंड, सीधा तेलंगाना ही बना दो है, उत्तराखंड करके यहाँ पे 3 राज्य एक साथ हुए थे ये अलग। और 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बनता है क्या, झारखंड, ठीक है, झारखंड। तो छत्तीसगढ़ कौन से राज्य से टूट के बना, तो आपको एमपी याद रखना है। उत्तराखंड कौन से राज्य से टूट के बना, तो आपको यूपी याद रखना है। झारखंड कौन से राज्य से टूट के बना, तो आपको बिहार याद रखना है। तारीख थी 15 नवंबर 2000, कौन सी तारीख थी, 15 नवंबर 2000 करके याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 करके याद रखिए।
अब क्लास की एंड शुरू अभी हमने पढ़ी नहीं है, एंड करने की बात होगी। जिसमें इंटरेस्ट है वो देखो, जरूरी देखो एक चीज बताओ, ग्रुप डी के लिए आपको नहीं लगता कि आपका जीके और साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सिर्फ जीके और साइंस पढ़ लोगे तो 45 नंबर कहीं नहीं जा रहे। मैथ्स के बराबर वेटेज जीके को दी गई है, टाइम जीके में कम लगता है। पूरे के पूरे एग्जाम की जो जीके और मैथ्स जीके, देखो जीके और साइंस के 45 क्वेश्चन अगर आपको आते होंगे ना, तो आप 15 मिनट कोई नहीं लगाओगे, अब 15 मिनट में ना 30 से ऊपर नंबर लेके आ जाओगे। तो चीजों की इंपॉर्टेंस समझो, एक ही चीज को पढ़ के तो कहीं जाओगे, ये बताओ पहले। चलो ठीक है, 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 27वां और 28वां, तो करके ये पूरा का पूरा याद रखिए। तारीख थी 15 नवंबर 2000। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना अभी किसी ने बोला था, तो सबसे पहले याद रखिए तेलंगाना 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके, बीच में कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आए थे, राज्यों की हम बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना जो है वो बनाया जाता है। और अमेंडमेंट एक्ट जो इस्तेमाल किया गया था, वो इस्तेमाल किया गया था 2014 का, यानी कि 2014 का जो एक्ट है उसको इस्तेमाल किया गया था। अब मेरी बात सब बराबर आ गई। ये अंडर में आर्टिकल 1 में आता है, इसको अच्छे से थॉरोली याद रखिएगा, इन चीजों को आप लोग के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बाकी आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, बाकी आर्टिकल्स धीरे धीरे पूरा पढ़ लेते हैं। पूरा का पूरा पार्ट 1 1 से 4 आर्टिकल के बीच में आ गया। अब बाकी के आर्टिकल्स अपन करेंगे जल्दी जल्दी। देखो 5 से 11 कौन से आर्टिकल्स हैं? नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के आर्टिकल्स है। नहीं याद होते जिसको, वो अब आज की क्लास के बाद रिवाइज कर लोगे 2-3 बार तो याद हो जाएंगे। 5 से 11 पार्ट नंबर 2 आता है नागरिकता, राइट। दूसरा यहाँ पे अगर हम बात करें कि आवाज आ रही है यहाँ पे सही से आप लोगों को, तेज या धीमे? बिल्कुल परफेक्ट है ना, आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है। 5-11 अब यहाँ पे देखो 12 to 35 बोला तो फंडामेंटल राइट्स, 12 to 35 में फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स अगर मैं आपसे डिटेल में पूछूं तो 12 और 13 तो छोड़ दीजिए, 12 जो है वो डेफिनेशन है, 13वां जो आर्टिकल है वो लॉ से रिलेटेड है। अब बताइए 14वां आर्टिकल क्या है? विधि के सामने समानता का अधिकार। सबको याद है? 14 जिस जिस आर्टिकल में मैं जो जो आर्टिकल लिखती जाऊं वो आता हो तो थम्स अप, ठीक है फटाफट। आर्टिकल नंबर 14 लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, समानता का अधिकार विधि के सामने, राइट। आर्टिकल नंबर 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, ध्यान से, रिलीजियन, रेस, कास्ट और सेक्स। कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ भी आता है इसमें। 5 चीजें याद आती हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इनमें से कौन सी चीज शामिल नहीं होती है आर्टिकल नंबर 15 में, तो याद रखिएगा रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि आपका धर्म क्या है, रेस मतलब कौन सी नस्ल है, कास्ट जाति हो गई, सेक्स मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर्स, या प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल नंबर 15 के हिसाब से कहीं पे भी आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 पार्ट्स, राइट। आर्टिकल नंबर 16 क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि पब्लिक में कोई भी काम करने के लिए आपको रोका नहीं जा सकता। आप कुछ भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ना तो सरकारी ना प्राइवेट जॉब्स आपको लेने से कोई रोक सकता है। आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 17 छुआछूत, है ना, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, किसी भी तरीके से अनटचेबिलिटी को बढ़ावा नहीं देना है और ये बिल्कुल हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। टाइटल्स यानी कि उपाधियां जो है उनको नहीं हमें लेना है। आर्टिकल नंबर 18। 19th आर्टिकल से लेके 22nd आर्टिकल्स होते हैं हमारे राइट टू फ्रीडम, यानी कि 19th आर्टिकल क्या है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, आर्टिकल नंबर 19 है फ्रीडम, है ना। तो उसमें आपके पास आते हैं सब सेक्शन 6, कितने? 6। राइट टू मूव, राइट टू स्पीच, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू डू द जॉब एंड राइट टू मूव इनटू द टेरिटरीज। ऐसे करके आपके 6 आर्टिकल्स पूरे आपको उसमें लिखने हैं, सब आर्टिकल्स जिसे कहते हैं, क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 20 क्या बोलता है? देखो अगर कोई भी हमने कुछ किया है गलत काम, तो उसके अगेंस्ट तो हमको क्या करना पड़ेगा? जेल जाना ही पड़ेगा, सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमने कोई काम नहीं किया है तो जबरदस्ती कोई भी सरकार, कोई भी पुलिस हमको पकड़ नहीं सकती है। आर्टिकल नंबर 20 क्या बोलता है?
प्रोटेक्शन इन कन्वेंस ऑफ ऑफेंसेस, और इसी में आपके जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी वाला भी आता है, इसको भी मैं बता रही हूँ। आर्टिकल नंबर 20 हो गया। आर्टिकल नंबर 21 क्या होता है? अच्छा, ये हमारे क्या होते हैं, आर्टिकल नंबर 21 और 20 जो है वो आपातकालीन के दौरान हमारे खत्म नहीं किए जा सकते। हमें ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी लग रही है तो आप जबरदस्ती जेल में उठा के ले जाओगे। आर्टिकल नंबर 21 जो है वो क्या होता है आपका, राइट टू लाइफ, यानी कि जिंदगी जीने का अधिकार। आर्टिकल नंबर 22 क्या होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। कोई भी पुलिस किसी भी महिला, जैसे पुलिस है उसको, महिला कर्मचारी या महिला है उसको पकड़ के नहीं ले जा सकती है। सबके टाइम बने होते हैं कि फीमेल्स को किस टाइम पे कोई भी पुलिस पकड़ सकती है, लेडी कांस्टेबल होना चाहिए, तो अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड। आर्टिकल नंबर 23 और 24 जो है वो हमारे एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट, आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 तक हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं, यानी कि राइट टू रिलीजियन, है ना। अब यहाँ के बाद आती हैं दिक्कतें। आर्टिकल नंबर 29 और 30 किससे रिलेटेड है बताइए? ये आर्टिकल नंबर 29 और 30 हैं हमारे संस्कृति से रिलेटेड, या हमारे एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट करके हम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट नंबर, इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका यहाँ पे कौन सा याद रखना है आपको? 31, जो कुछ कुछ सर्वे मतलब लॉ वगैरह जो है वो एक्विजिशन ऑफ स्टेट वगैरह से लिए जाते हैं। अब आता है मेन आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 क्या बोला जाता है? हृदय और आत्मा, बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। ठीक है, बी आर, बस आपके 2 मिनट और मैं क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ यहाँ पे, उनके आप आंसर देंगे तो सारी चीजें अपने आप ही समझ आने लग जाएंगी। हृदय और आत्मा, यानी कि अगर आपके पास सारे फंडामेंटल राइट्स हैं लेकिन मान लीजिए 32 जो है वो नहीं है, यानी कि कोर्ट में जाके एनफोर्सिएबल नहीं कर सकते हो आप, तो आपके ये सारे आर्टिकल्स बेकार है। तो आर्टिकल नंबर 32 के अंदर हमारे पास है 5 रिट्स। क्या किए जाते हैं? कोई भी सरकार जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स जारी कर सकती है, जिसमें हमारे पास कितने रिट्स आते हैं? 5 रिट्स जो है वो आपके यहाँ पे शामिल किए जाते हैं। राइट, अब 36 से 51 जो है वो डीपीएसपी होता है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं। 52 से 151 में हमारे पास संघ आता है, जिसके अंदर हम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन सब की बात करते हैं। 152 से लेके हमारे पास 237 तक जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे हैं राज्य से रिलेटेड। उसके बाद हमारी नगर पालिका, हमारी सहकारी जो समितियां हैं वो, हमारी म्युनिसिपैलिटी जो है वो आ जाती है। उस ये सारे के सारे आर्टिकल आते हैं 243 के अंदर। नगर पालिका, सहकारी कमेटी, म्युनिसिपैलिटी, ये सब पंचायत पंचायत पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समिति, ये आर्टिकल नंबर 243 के अंदर में यहाँ पे आते हैं। अब इसके बाद में अगर आपसे 301 की बात करूं तो ये होता है आपका ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड। ब्रॉडली तो याद करने ही पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट तो खैर हम सब करेंगे ही करेंगे, लेकिन ब्रॉडली सारे भी करने हैं अपने को। भाई सुप्रीम कोर्ट, अब जैसे मैं आपसे पूछूं इलेक्शंस का आर्टिकल्स बताइए, तो आप क्या बोल दोगे? 3, 2, 4, है ना। मतलब वैसे 3, 2, 5 होते हैं ना, यहाँ से 3, 2, 5 हो लो बोलते हैं ना, तो ये एग्जैक्टली इलेक्शन में वोट डालने जाना है तो फटाफट 3, 2, 4 हो लो और इलेक्शंस में वोट डाल के आ जाओ। तो आर्टिकल नंबर 324 जो है वो हो गया आपका इलेक्शन से रिलेटेड। उसी से रिलेटेड मैं आपसे पूछूं आर्टिकल नंबर 368 क्या है, तो ये हो गया अमेंडमेंट। तो संविधान में जितने भी अमेंडमेंट किए जाते हैं वो आर्टिकल नंबर 368 से किए जाते हैं, अमेंडमेंट्स। अब जो जो आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर है क्वेश्चंस। तो जैसे मैंने बताया 90 क्वेश्चन आज रात तक करके रख लीजिएगा, ताकि टेस्ट में वैसे तो कोई भी क्वेश्चन आए तो कोई बात नहीं, पर आज और कल तक कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। तो अभी मैं आपसे ना क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप आराम से उनके आंसर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात मेरी समझ गए ना सारे के सारे? कल पहले आना है टेस्ट देने 8:30 बजे, और फिर अन अकेडमी पे अपनी रैंक वगैरह जानोगे तो उसके लिए 7 से 8 टाइम यही है। तो 7 से 8 आइए, आ जाइएगा और सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। पढ़ना कहाँ है? तो अभी मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे रही हूँ, उसको आप पढ़ोगे, है ना। अब सीधा क्वेश्चन करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन है बहुत बेहद आसान। आर्टिकल्स अगर आपको लर्न है तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर दोगे, लेकिन अगर आर्टिकल्स आपको लर्न नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने इसीलिए बोला था कि एक बार आर्टिकल्स जो है ना वो आपको सारे के सारे जो है वो रिवाइज करके आइएगा, ताकि मुझे फिर आपके ऊपर जो मेहनत करनी पड़े वो थोड़ी सी क्वेश्चंस को लेके करनी पड़े, ना कि बाकी सारी चीजें, है ना। तो एक बार ये सारी चीजें क्या हो गया, अभी कुछ
अच्छा रुको, यहाँ से चीजें पहले कंप्लीट कर लेते एक बार। कोई दिक्कत नहीं है, आप बस आंसर देना शुरू करना, मैं आपसे चलिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, आर्टिकल्स पढ़ पा रहे हो? आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 25 और आर्टिकल नंबर 32। अगर यहाँ पे आपने पढ़ लिया क्वेश्चन तो उसको, ये थोड़ा सा जो बड़ा क्वेश्चन होता है उसके लिए पोल का टाइम देंगे ताकि आप कर पाओ। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे पोल, आंसर दीजिए फटाफट। आर्टिकल नंबर 14। अरे गजब, क्या बात कर दी, मतलब ऐसे करते हैं तो दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल 72% की मेजोरिटी के साथ आंसर बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पे मनीष मनीष जयकर, कौशिक मंडल, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। देखिए आर्टिकल नंबर 14 जो है वो राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड हो गया, 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड है, 22 जो है वो पर्सन अंडर डिटेंशन से रिलेटेड है, और 25वां जो आर्टिकल है हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नहीं भी याद है तो क्वेश्चन से याद कर लीजिएगा। इन क्वेश्चंस को ऐसा नहीं समझना है कि अरे हमको तो आता ही नहीं है और ये सारी चीजें, आपको इन नहीं भी आते कोई बात नहीं, आंसर करिए और इन क्वेश्चंस को याद करिएगा। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन दी फंडामेंटल राइट्स, ध्यान से, कैन दी फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स बी स्पेशली रिस्ट्रिक्टेड। ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर समझ के मैं आपका पोल दूंगी यहाँ पे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों की मौलिक अधिकारों का विशेष रूप से प्रतिबंधन किया जा सकता है? अब आपको इसमें क्या मेन चीज लर्न करनी है? आर्म्ड फोर्स लर्न करिए, सशस्त्र बल या आर्म्ड फोर्स करके लर्न करिए। तो मेजॉरिटी ही है इस क्वेश्चन में सही आंसर, बिल्कुल 33 आर्टिकल नंबर, मधुसूदन साहू, शालिनी, दिलीप कुमार, बिल्कुल आर्टिकल नंबर 33 जो है वो याद रखिए, इट इज रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्स रेवेलियन, है ना। राइट टू इंफॉर्मेशन इन इंडिया इज व्हाट? अच्छा ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, कई बार हमने इसके लिए किया है, तो कई बार देखिए आरटीआई जो है ना उसमें ये हो जाता है कि देने वाले की मर्जी है कि वो आंसर दे या नहीं दे, या घुमा फिरा के दे, और लेता है जो आरटीआई, जिस जो डालता है प्ली, वो उसका फंक्शन क्या है कि आरटीआई जो डालेगा वो तो जो है ना वो किसी भी पब्लिक एजेंसीज वगैरह किसी को भी आरटीआई डाल सकता है, तो उसका वो लीगल राइट हो जाता है, क्योंकि अगर आप उसको आंसर 1 महीने के अंदर नहीं दे रहे हो तो वो जो है ना वो फर्दर एक्शन ले सकता है और फिर आपकी जो कंप्लेन है ना वो कर सकता है। तो इसको मैं लीगल राइट बोलूंगी कि फंडामेंटल? बताओ, पोल्स में देते हैं आंसर, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि पोल भी लगाना रहता है। बताइए, फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, दोनों राइट है, फंडामेंटल भी है लीगल भी है, और ना फंडामेंटल है ना लीगल राइट है? बताइए। बहुत बढ़िया, मेजोरिटी, कुछ लोग कंफ्यूज हैं, 47 मेजोरिटी के साथ आंसर जो है वो आपका क्या होने वाला है यहाँ पे? फंडामेंटल राइट। इसको नहीं लर्न करना है। दिलीप कुमार, तौफीक शेख, बहुत बढ़िया, सचिंद्र, सचिन, सिंपल है ये क्वेश्चन, याद रखिए। यहाँ पे हमारा आरटीआई जो है ना वो लीगल राइट होता है। मैं अगर किसी को आरटीआई डालूंगी तो मुझे आरटीआई का जवाब जो है वो देना पड़ेगा। एज इन जैसे हम जिस डिपार्टमेंट में मैं जॉब करती हूँ, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ आरटीआई जितनी भी आती हैं, मतलब आरटीआई को हैंडल करना, दिस इज माय वर्क, तो मैं आरटीआई भी हैंडल यहाँ पे करती हूँ। गवर्नमेंट में आपको पता है कि एक जने को सारे काम दिए जाते हैं, बढ़िया जो करता है, तो आरटीआई इज हैंडल्ड बाय मी। तो ये सारी चीजें क्लियर है। देखिए हम लोग आरटीआई में हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम जो है ना वो क्या करें, 81C एक सेक्शन है आरटीआई के अंदर, 81C उसका जवाब दे दें। हमारे पास कोई भी आरटीआई आती है तो अगर उसके पास जेन्युइन आंसर उसने पूछा है तो हम दे देते हैं। लेकिन कई बार वो क्या पूछता है, आपने कितने एमओयूज कराए, आपके कितने रिसर्च हुए, या आपके अंदर से यहाँ से कितने लोग जो है ना वो डाटा पूछने की कोशिश करते हैं। तो मैं आरटीआई में 81C का रेफरेंस देके बोलती हूँ कि दिस इज माय प्राइवेसी और हम ये शेयर नहीं कर सकते। तो आरटीआई जो है वो लीगल राइट है, पूछने वाले का भी और बताने वाले के पास भी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि वो जो मर्जी तुम पूछो हम वही बता देंगे, हमारे पास भी राइट है अंडर आर्टिकल या अंडर सेक्शन 81C। तो बी करके याद रखिए यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट, विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन यानी कि वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं, बच्चा छोटा है तो आप नहीं स्लेवरी जो है ना ये करवा सकते हो यहाँ पे। तो क्या रहेगा, विच प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन? प्रोटॉन,
अच्छा भाई, सही है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन भी हैं देखो हमारी क्लास में विद दी 40। अब देखो, अब इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, फिर क्यों गलत दे रहे हो आंसर? अच्छा, आर्टिकल 23 और 24 में कंफ्यूजन है, तो आंसर है इसका डी। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन जो है वो हमारा किससे रिलेट करता है? आर्टिकल नंबर 24 से रिलेट करता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 19(1)(d)? रीड विद दी आर्टिकल 21। हमारा जो आर्टिकल नंबर 19 के अंदर जो डी है उसको हमें 21वें के साथ पढ़ना चाहिए, तो वो आर्टिकल हमारा क्या कहलाता है बताइए? व्हाट इज द आर्टिकल नंबर 91D विच कैन बी रीड विद द आर्टिकल नंबर 21? 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्राइवेसी, है ना। तो अगर राइट टू लाइफ और राइट टू प्राइवेसी हमें जानना है, पढ़ना है, तो हमें वो ना आर्टिकल नंबर 21 के साथ ही पढ़ना पड़ेगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, आप दोबारा करेक्ट करिए इस क्वेश्चन को। मैं इस लेटर मैं समझा के ना दोबारा से शेयर करती हूँ। बाकी संजय हजरा, नितेश पटेल, नितेश पटेल, सुजाता कुमारी, बिल्कुल। देखो, जब भी हम बोलते हैं कि आर्टिकल नंबर 1D जो है ना वो हमको पढ़ना है आर्टिकल नंबर 21 के साथ, तो ये होता है ना राइट टू शेल्टर, राइट, राइट टू शेल्टर। सिर्फ आर्टिकल 21 नहीं पढ़ा, आर्टिकल नंबर पहले 19(1) का डी पढ़ रहे हैं, और उसको अगर आपने 21 के साथ पढ़ा तो राइट टू प्रिवेसी वाले पार्ट में शेल्टर वाला जो पार्ट है वो आ जाता है। यहाँ पे बी करके आपको आंसर करना है। ये एसएससी का क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, पहले बाकी आंसर कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ प्रेस? फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, स्वतंत्रता जो है वो प्रेस को किसके द्वारा दी जाती है? जब भी प्रेस रिपोर्टर बोलते हैं तो वो एक ही लाइन बोलते हैं कि भाई हमारे पास ये वाला आर्टिकल है, उसके अंडर में हमारे पास फ्रीडम है। तो कौन सा आर्टिकल है बताइए ये? देखो, जहां पे भी फ्रीडम वर्ड आ जाए, कैन वी रिलेटेड टू दी, कैन बी रिलेटेड टू दी आर्टिकल नंबर 19 और नॉट? कर सकते हैं रिलेट, बिल्कुल कर सकते हैं संजय, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आर्टिकल नंबर 19 याद रखिए, फ्रीडम से रिलेटेड। इतना क्यों सोचना है? फ्रीडम ऑफ प्रेस लिखा है तो बहुत ज्यादा सोचने लग गए आप लोग, जबकि मैं फ्रीडम के राइट आपको पूछूंगी तो आप सारे के सारे 19 आंसर करोगे। फ्रीडम टू प्रेस लिखा तो एकदम, मैं बोलूं फ्रीडम टू टीचर्स, फ्रीडम टू एक्टिविस्ट, तभी भी तो आप आर्टिकल नंबर 19 ही लिखोगे ना। ये सिर्फ क्वेश्चन को घुमाने का तरीका होता है, नथिंग एल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? बताइए। आर्टिकल नंबर 26 मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल नंबर 21 डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन, आर्टिकल नंबर 30 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और लाइफ। एक बार इस आंसर को करिए। आई एम जस्ट गेटिंग बैक। अच्छा नहीं, आपका आंसर ये इजी है तो आप बता ही दोगे, जल्दी से बताइए क्या रहेगा आंसर यहाँ पे? आर्टिकल नंबर 17 गलत लिखा है कुछ। अच्छा, अभी भी इन क्वेश्चंस में भी कंफ्यूजन है। आर्टिकल नंबर 17 जो है वो राइट टू लाइफ नहीं है, क्या है? राइट टू अनटचेबिलिटी, राइट टू अनटचेबिलिटी। एक तो इतना सही करके नितेश पटेल, सुजाता, बहुत बढ़िया। यहाँ पे फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करते हैं तो राइट टू आर्टिकल नहीं, अनटचेबिलिटी जो है वो हमारा आर्टिकल नंबर 17 होता है। राइट टू लाइफ जो है वो 20 के लिए हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास फंडामेंटल राइट्स हैं या कोई हमारा भारत जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो बताइए सिर्फ राज्य के लिए है, सिर्फ स्टेट के लिए है, सिर्फ सिटीजन्स के लिए है? किसके लिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूज या अवेलेबल जो है वो कराए जाते हैं? जल्दी। ओके राइट, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं हमारे नितेश पटेल, सुजाता, बिल्कुल यहाँ पे बोथ स्टेट एंड दी सिटीजन, ठीक है, बोथ स्टेट्स एंड सिटीजन के लिए। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद मार्शल लॉ? मार्शल लॉ, आर्म्ड फोर्स, ये दोनों अलग अलग है, तो वही आंसर मत दीजिए पीछे वाला। मार्शल लॉ अलग है और आर्म्ड फोर्स अलग है, तो आंसर जरा जल्दी से बता दीजिए क्या रहेगा? जल्दी जल्दी। अच्छा, आंसर जल्दी देने के चक्कर में ना आंसर गलत नहीं दीजिए। आप में से कई लोग जल्दी आंसर देने के चक्कर में ना गलत दे रहे हैं। ये एग्जाम में उठ के आएंगे सीधे। नितेश पटेल, बहुत ही बढ़िया। आंसर जो है वो आपका क्या रहने वाला है?
आर्टिकल नंबर 33 जो है वो आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड है, 34 जो है वो मार्शल लॉ से रिलेटेड है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी जो है वो हमारे पास 5 आर्टिकल्स के द्वारा दी जाती है। बताइए कौन से 5 आर्टिकल्स? 13 से 17, 14 से 18, 15 से 19 और 16 से 20। बेहतरीन आंसर है। एक ऑप्शन भी पहला अभी पता होगा तो भी आंसर कर दोगे। इनमें अच्छा देखो, इनमें भी जिनको दिक्कत आ रही है ना, आप लोग सीख देखो, जिसको जेन्युइन प्रॉब्लम आ रही है ना, सीखना चाह रहा है लेकिन फिर भी आंसर गलत हो रहे हैं, तो वही एक बार आप ना सारे आर्टिकल्स आज की क्लास के बाद और जो 90 क्वेश्चंस है उनको पढ़ लीजिएगा। मेरे ख्याल उसके बाद कभी आपको आर्टिकल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आंसर है यहाँ पे बी, ठीक है। अगेन नितेश पटेल, बिल्कुल यहाँ पे आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 जो है वो हमारे राइट टू इक्वालिटी जो है वो ग्रांट करते हैं, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। 14, 15, 16, 17, 18। तो अनटचेबिलिटी क्या है? वो आपका इक्वालिटी का ही तो राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इज और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है? मैं बता देती हूं आपको, आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 226, 226 और 32, ये दो आर्टिकल्स जो है ना वो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बताइए, सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाओगे, हाई कोर्ट के पास आप जाओगे, या ए या बी दोनों के पास आप जा सकते हो? देखो स्टेट और जैसे आर्टिकल कोई जो है वो सिर्फ राज्य की बात तो है नहीं, पीछे भी अभी हमने लिखा है कि जो है वो स्टेट से भी रिलेट करता है। तो जब आप स्टेट बोलोगे तो आर्टिकल 26, और जब आप यहाँ पे सेंटर या केंद्र या सुप्रीम कोर्ट बोलोगे तो हो गया 32। स्टेट में है हाई कोर्ट, सेंटर में है सुप्रीम कोर्ट, तो यानी कि दोनों जो है वो आ गए। तो आपका बोथ ए और बी करके आंसर देना था आपको। अगेन नितेश पटेल, किसी और का नाम बोलने का मुझे मौका दीजिए, आंसर जल्दी से दीजिए। नितेश, वेरी नाइस, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में शामिल यहाँ पे नहीं किया गया है? हम फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, अभी पीछे मैंने बता दिया है, क्लियर कर दिया है। बताइए जल्दी से, आंसर होना चाहिए करेक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, 75%। मेरे ख्याल लोग समझ रहे हैं, जिनको नहीं आ रहा है वो भी समझ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है पीछे के क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाता है या क्लास से ही आंसर मिल जाता है, तो वो समझिए हो जाएगा। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार। अगेन यहाँ पे आंसर जो है इट्स गिवन बाय नितेश पटेल, राइट टू इंफॉर्मेशन करके याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इश्यूड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट? निम्नलिखित में से कौन सा रिट एक अदालत में कार्यवाही की पेंडेंसी के दौरान किया जाता है? मतलब मान लीजिए कोई कोर्ट है, उसमें बहुत टाइम से ना एक कोई भी एक जैसे कोई भी एक केस है वो पड़ा हुआ है, तो वो जो है ना वो आपको कौन से रिट के द्वारा ये बताया जा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को पूछ सकती है कि बताइए भैया क्या आपकी अथॉरिटी है? तो ये रिट्स में एक बार आपको सारे डिटेल में बता दूंगी, आप तब अच्छे से कर लीजिएगा। प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, मैंडेमस, सर्टोरी, है ना। तो ये हमारे पास 5 रिट्स होते हैं। तो अगर कोई एक हायर कोर्ट, एक एक करके लर्न करते हैं, चारों एक साथ करते हैं ना तो कंफ्यूजन होगी। मैं 5 रिट्स हैं, पांचों के क्वेश्चन अलग अलग इंक्लूड कर लूंगी, तो आपको सारे आते होंगे फिर, है ना। एक हायर से लोअर रिट है, लोअर कोर्ट है। अगर लोअर कोर्ट जो है ना वो क्या कर रहा है कि नहीं अपना जो वर्डिक्ट है या केस है ना उसको सॉल्व कर रहा है, तो उस कंडीशन में ना मैंडेमस नाम का जो ये है ना, मैंडेमस नाम का जो हमारा रिट होता है उसको जारी किया जा सकता है, मैंडेमस, ठीक है। पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ आर्टिकल आर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द एनफोर्समेंट ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 35? अच्छा, हम 2 आर्टिकल जो है ना उनको खत्म नहीं कर सकते। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? तो 359, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन भी ध्यान से, इन क्लास के जो नोट्स के क्वेश्चन मिलेंगे ना वो तो क्वेश्चन भी जरूरी है, तो क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़िएगा। भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 359 के तहत आपातकाल जो है उसको हम यहाँ पे नहीं जो है आपातकाल स्थिति में हम 2 आर्टिकल्स को खत्म नहीं कर सकते हैं। कौन से हैं वो 2 आर्टिकल? बताइए।
ये सबको याद हो गया? पहले तो मुझे ये बता दो, आर्टिकल नंबर 359 जो है वो सबको याद हो गया कि ये हमारा कहाँ लिखा है कि हम 20 और 21 को नहीं खत्म कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 359। कुछ लोग जान के गलत देते हो क्या आंसर, ये बताओ, आदत पड़ जाएगी एग्जाम में भी। नीतीश पटेल, मतलब मुझे सच में ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे आप में से ना गलत जान के भी देते हैं। आदत पड़ गई ना, तो देखो गंदी आदतें ना जल्दी छूटती नहीं है, और अच्छी आदतें जो है ना उनको लाने में बड़ा टाइम लग जाता है। वही वाली बात है ना, जिंदगी निकल गई कतरा कतरा जोड़ने में ना, एक एक दिन का, लेकिन जरा सी एक गलती कर दी ना, वो हाथ धो बैठेगी आपका। तो प्लीज करके ना सिंसियरिटी से आंसर करिए। मतलब 359 आर्टिकल नंबर 21 आज ही की क्लास में तो बताया है, तो क्यों गलत हो रहा है बताओ जरा। विच अमेंडमेंट, सही करने की आदत डालो, है ना, एकदम से हाथ नहीं चलाना है कीबोर्ड पे ना, सही करने की आदत डालो पहले, उसके बाद जो है ना वो हम देखेंगे कि क्या गलत हो रहा है उसको सही करेंगे, पहले सही तो करो। Which amendment to the constitution inserted article number 21A providing right to education in the constitution? हमारे संविधान में 21st आर्टिकल से ए से हमने ये बोला कि भाई राइट टू एजुकेशन सबके पास है, हालांकि इसके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए थे। ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था बताइए। अमेंडमेंट एक्ट मैंने आपको कुछ कुछ कराए हैं, बाकी के सारे हम कर लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आंसर बताइए। आर्टिकल नंबर 21A राइट टू एजुकेशन, ये भी लर्न करना है साथ में। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था, तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके याद रखिए, नितेश पटेल। अगेन बिल्कुल यहाँ पे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 19(1)(d)। अच्छा ये तो वही हो गया, तो राइट टू शेल्टर करके अपने को लर्न करना है, तो ये तो चलो इसको छोड़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट, ये क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रेस ना, ये रिपीट क्यों हो रहा है क्वेश्चन, एक्सप्लॉयटेशन, इंफॉर्मेशन, अच्छा ये कुछ गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, 3-4 क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, इसको मैं ठीक करती हूँ। टिल देन चलिए ये बताइए, फाइंड दी इनकरेक्ट मैच आपको बताना है। आर्टिकल नंबर ये 16th जो है वो हमने किससे इंसर्ट किया था, 77th अमेंडमेंट एक्ट से। 16th का बी पार्ट जो है वो हमने 81st अमेंडमेंट एक्ट से किया था। आर्टिकल 335 हमने 82 अमेंडमेंट एक्ट से किया था, और आर्टिकल नंबर 54 जो है वो 93 है। अभी आप बोलोगे भाई हमें तो आर्टिकल पढ़ने के लिए दिक्कत हो रही है यहाँ पे, तो ये हम कैसा उसको लर्न करेंगे। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए याद रख लीजिए, सही चीजें जो है ना वो इसमें लर्न कर लीजिए, जो सही पार्ट है ना उसको सही मतलब लर्न कर लीजिए। अभी यहाँ पे याद रखिए आर्टिकल नंबर 15 जो है वो हमारा, अच्छा आर्टिकल नंबर 15 किस चीज से रिलेटेड है, आर्टिकल नंबर 15 जो है वो हमारे इक्वालिटी बिफोर लॉ में ही आता है, 14 के बाद 15वां, तो वो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से नहीं लिखा गया था, बाकी 3 ठीक है। सिटीजनशिप कैन नॉट बी टर्मिनेटेड, नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता, कब, मतलब किस कंडीशन में जो सिटीजनशिप है, नागरिकता जो है उसको समाप्त नहीं कर सकते, आपातकाल हो, जब युद्ध हो, इलेक्शंस हो, या जब इसे शर्तों के नियमों को समाप्त किया जा सकता है, मतलब शर्तों के साथ जो है ना वो इसे समाप्त किया जा सके। सिटीजनशिप जो है वो किस कंडीशन में खत्म नहीं की जा सकती, नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती, किस कंडीशन में बताइए। ये किसी कंडीशन या किसी स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब मैं आपको बोलूं कि भाई सिटीजनशिप अमेंड करनी है, टर्मिनेट करनी है, तो इमरजेंसी होती है तो टर्मिनेट की जा सकती है, इलेक्शंस हैं तो टर्मिनेट की जा सकती, इलेक्शन में भी टर्मिनेट की जा, जैसे इमरजेंसी में क्या हुआ कि कोई बाहर का हमारे पास रह रहा है, सिचुएशन खराब है, मान लीजिए कोई नेपाल के लोग हमारे साथ रह रहे हैं, है ना, तो हम यहाँ इनको रख रहे हैं, सिटीजनशिप भी दे दिया, पर कल को नेपाल के साथ लड़ाई हो जाती है तो हम उनकी सिटीजनशिप जो है ना वो खत्म कर सकते हैं, राइट ऐसा करके। व्हेन देयर आर इलेक्शंस, तो चुनाव होते हैं, अभी हमें पता लग गया कि भाई ये तो हमारा सिटीजन है ही नहीं, और ये जबरदस्ती जब इलेक्शन जो है उन्होंने पार्टिसिपेट कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी नागरिकता जो है वो खत्म की जा सकती है, या कुछ हमारे पास रेगुलेशंस या अलग से कंडीशंस है। ऐसा नहीं है कि बाहर से हमारे पास कोई लड़ाई हुई है, कोई युद्ध जो है वो हो रहा है और हम अपने नागरिकों की जो सिटीजनशिप है वो खत्म करना शुरू कर दें। थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर इसका बी रहेगा। जब हमारे पास नितेश पटेल, बहुत बेहतरीन, हमारे पास जब लड़ाई हो रही होती है तो ऐसा नहीं है कि हम उठा के किसी के भी जो नागरिकता के अधिकार है ना उनको खत्म करना यहाँ पे शुरू कर दे, तो थोड़ा सा उस कॉन्टेक्स्ट में याद रखिए। अच्छा ये बताइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत में नागरिकता के अधिकार
को विनियमित करने की शक्ति यहाँ पे रखता है। मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि भाई मेरे पास इतने सारे आर्टिकल्स हैं, उसमें सिटीजनशिप है, तो नागरिकता का जो डिसीजन है वो पूरा पूरा किसके हाथ में होता है? मैंने कल आपको केशवानंद भारती के केस में ये बात बताई भी थी, तो थोड़ा उससे सोचिएगा। हमारे पास भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, सुप्रीम कोर्ट या विधि आयोग, किसके हाथ में ये है कि वो सिटीजनशिप या नागरिकता के जो कानून है उनमें बदलाव ला सकते हैं? ओके, 31 और 40%, मतलब सिर्फ 1% का डिफरेंस है आप लोगों में। एक बात मुझे लीडर बोर्ड शेयर करने से पहले, क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी आर्टिकल, मैं सिर्फ सिटीजनशिप की तो मैं बात ही नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ये पावर है कि वो किसी भी पार्टी आर्टिकल को अमेंड कर सकता है? इसका आंसर मुझे जरा चैट बॉक्स में बता दीजिए, मुझे ये समझ आए कि आपको कितनी चीजें क्लियर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर नितेश पटेल ने दिया है। वेरी नाइस नितेश। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि आप में से, मतलब आपके पास जो टोटल आर्टिकल्स हैं उनमें से किसी भी आर्टिकल के ऊपर दे कैन डिसाइड एनीथिंग? नॉट एट ऑल। किसी भी आर्टिकल के पास, किसी भी आर्टिकल के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है कि वो अमेंड कर सके। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को डायरेक्शंस दे सकता है। क्या दे सकता है? डायरेक्शंस दे सकता है। ठीक है, अब डायरेक्शन देने के बाद डायरेक्शन जो है ना वो मानेगा कि नहीं मानेगा पार्लियामेंट, ये भी उसके हाथ में है। जैसे आपसे मैं डिफाइन करूं यहाँ पे कि जैसे ही चीजें आपको ये बोला जाए कि इन केस, जैसे ही आपसे बोले कि कोई भी, जैसे केशवानंद भारती केस में आर्टिकल नंबर 26 की बात हो रही थी, प्रियम्बल में संशोधन करने की बात हो रही थी, फंडामेंटल राइट में संशोधन करने की बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने बस ये इतना बोला था कि भाई आप नहीं कर सकते हो इसको अमेंडमेंट। इसका क्या इंदिरा गांधी की सरकार ने मानी थी बात? नहीं मानी थी। इनफैक्ट 3 जजेस उल्टा रिटायर, 3 जजेस को सस्पेंड और कर दिया गया इस केस में गवर्नमेंट के खिलाफ वर्डिक्ट देने के लिए। समझ रहे हो आप ये बात? तो कभी भी पार्लियामेंट के अलावा किसी में इतनी पावर नहीं है कि वो किसी भी आर्टिकल को अमेंड कर सके या उसको हटा सके या रिपील कर सके या ऐड कर सके या डिलीट कर सके। समझ रहे मेरी बात को? ओनली पार्लियामेंट हैज दी पावर। और पार्लियामेंट को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि खराब नहीं करिए, तो अमेंडमेंट्स तो जरूरी हैं, होने चाहिए टाइम के साथ, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ये अपने मर्जी के लिए सरकार ना करे। जैसे होता ही है हर सरकार में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या कोई भी एक्ट वगैरह जो है वो लागू किए जाते हैं तो वो उनकी मर्जी या उनके लिए किए जाते हैं। तो आंसर पार्लियामेंट। Which subject do the article number 5 to 11 of the constitution deal with? ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जैसे आपकी स्क्रीन पे लिखा है, आपको ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे, तो इनको करेक्ट करते हैं तो एग्जाम में भी दिक्कत नहीं होगा। प्रोटॉन, तुम आंसर तो बहुत जल्दी दे रहे हो, तुम भी प्रोटॉन की तरह ही हो। है, देखो प्रोटॉन का खुद का नेचर इतना बेहतरीन होता है ना कि प्रोटॉन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करता रहता है? तो तुम आंसर बहुत जल्दी तो दे रहे हो लेकिन गलत दे रहे हो, तो सही आंसर दो भैया, चाहे जल्दी मत दो। आर्टिकल नंबर 5 से 11 लेके हमारे पास कौन से होते हैं? सिटीजनशिप के जो आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे हमेशा होते हैं। नागरिकता, नीतीश पटेल, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत का नागरिक बनने के लिए, मतलब भारत का नागरिक बनने के लिए कोई भी शर्त नहीं है? बताइए। एक शर्त है जिससे आप भारत का नागरिक नहीं बन सकते हो। जन्म से बन सकते हो क्या? अच्छा, इसका मेरे को पोल भी देना है ना। ओके, जल्दी से आंसर करिएगा। अब तो आप आराम से क्वेश्चन पढ़ लियो, और पहला ऑप्शन तो मैं बता ही चुकी हूँ यहाँ पे, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन। अच्छा, कुछ बच्चों का मोटिव रहता है कि जल्दी से आंसर करना है। क्वेश्चन देखते ही कितने सेकंड लगाए हैं तुमने? 0.2 सेकंड, मतलब इतने में तो शायद मैं ये पढ़ पाऊंगी कि क्वेश्चन नंबर 25 आया मेरी स्क्रीन पे, तो खाली उससे आंसर दे रहे हो क्या? विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया? जन्म से हो सकते हैं, वंश या डिसेंट्री से हो सकते हैं, देशीयकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन से हो सकते हैं। संपत्ति ले लिया उससे मैं किसी देश की या भारत की नागरिक नहीं बनूंगी, है ना? कोई बाहर से आएगा, संपत्ति ले लेगा और भारत का नागरिक बन जाएगा, ऐसा तो कोई प्रावधान यहाँ पे है ही नहीं। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगेन द नीतीश पटेल, बहुत ही बेहतरीन। जीत कुमार, शशिकरण, बिल्कुल। ये जो बच्चे आंसर लेटर में 1 2 3 पे आ रहे हैं, एक्सेलेंट फॉर यू।
In which following part of the constitution the citizenship is mentioned? पार्ट नंबर 1, 2, 3 या 4? कौन से पार्ट में सिटीजनशिप जो है उसको मेंशन यहाँ पे किया गया है? कौन से भाग में किया गया बताइए? अयान भौमिक, आप ऐसा नहीं करिए। मनीष जयकर, थोड़ा सा ना अच्छे से। 72% लोग का आंसर ठीक है। पार्ट नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे सिटीजनशिप जो है वो हमारे आर्टिकल नंबर 5 से 11 में आती है। अगेन द सेम लेटर बोर्ड विद द सेम नेम, पार्ट नंबर 2 करके याद रखिए ना। एवरी पर्सन shall be a citizen of India who has migrated from Pakistan in India before dash and since they then have been originally residing in India। भारत ने उन लोगों को भारत का नागरिक माना था जो कि पाकिस्तान से आए थे भारत के अंदर। कौन सी तारीख तक जो लोग आ गए थे तो वो भारत के नागरिक हैं? बताइए। एवरी पर्सन शैल बी, मतलब प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो इस डेट से पहले पाकिस्तान से भारत आ गया था और तब से मूल रूप से भारत में ही रह रहे हैं। तो द आंसर इज यहाँ पे ए करके याद रखिएगा। अगेन द सेम लेटर बोर्ड, नितेश पटेल, जीत कुमार, सुमन, बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखिए 19 जुलाई 1948 याद रखिए। 19 जुलाई 1948 तक जो पाकिस्तान से भारत आ गया था वो भारत का नागरिक कहलाया जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिसाइल अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आप फॉर्म भरते हो, आपको डोमिसाइल पूछी जाती है, तो डोमिसाइल का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? टेम्पररी घर, परमानेंट घर, डिफरेंट कंट्रीज में रहना, या होम इन एनिमी कंट्री, शत्रु के घर में रहना। अरे भाई परमानेंट करके बोल सकते हैं क्या? डोमिसाइल का मतलब है कि भाई रहे आप किसी भी स्टेट में रहे हो लेकिन आपका नेटिव प्लेस जो है वो क्या है यहाँ पे। तो बेहतरीन यहाँ पे द आंसर इज अगेन परमानेंट होम करके आप लोग याद रख सकते हो। हु कैन एक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप बाय, 30 ही क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है, लास्ट सेकंड लास्ट कर रहे हैं। हु कैन एक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन? तो नेचुरलाइजेशन यानी कि देशीयकरण से कौन लोग जो है ना वो भारत के अंदर आके रह सकते हैं? फॉरनर्स, एनआरआई, ओवरसीज इंडियंस, या ऑल ऑफ दीज? अरे इतना खतरनाक आंसर। ओवरसीज इंडियंस को आप नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप दे दोगे। एनआरआई, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, या एनआरआई नॉन रेजिडिंग इंडिया बोलते हैं। तो जब वो रह ही नहीं रहा है किसी देश की नागरिकता, मान लीजिए उसने ले ली, वो एनआरआई हो गया, तो आप उसे दोबारा अपनी नागरिकता दोगे क्या? इस क्वेश्चन में अच्छा ऑल ऑफ दी अबव इसलिए क्योंकि हम वो पढ़ाया है आपको, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए है। नितेश पटेल, बिल्कुल शशिकरण, फॉरेनर्स को जो है ना वो नेचुरलाइजेशन से इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है लेकिन एनआरआई और ओवरसीज इंडियन को नहीं दी जा सकती। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, थोड़ा अच्छे से आंसर करिएगा, ये मैंने क्लियरली बताया है आज ही की क्लास में। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स वर ग्रांटेड? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो हैं वो भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल में लिखे गए थे या आपको दिए गए हैं? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर ग्रांटेड। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जिसे हम बोलते हैं, तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार कहाँ पे दिए गए हैं, कौन से के अंदर? ओके राइट, एटलीस्ट चलो मेजोरिटी तो बन ही रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मेजोरिटी तो आ ही रहा है। with majority of 51%, the answer is article number C, sorry, point number C, that is article 39 and article number 29। ओके डन, इतनी चीजें करते हैं यहाँ पे। लेटर बोर्ड तो शो ही कैसे करते हैं, मेरा तो लेटर बोर्ड भाग जाता है। चलिए ठीक है, नितेश पटेल, एनीवेज यू आर ऑन दी रैंक 1 करके यहाँ पे, तो बाकी रैंक 2 वगैरह जो है आई हो तो बता दीजिए। आउट ऑफ दिस लेटर बोर्ड पता नहीं कहाँ रहता है यहाँ पे। एक क्वेश्चन रॉन्ग था तो कोई बात नहीं, 24 करके लिख सकते, कोई बात नहीं। बाकी नितेश पटेल, वेर आर यू, लाइक जो बच्चा फर्स्ट रैंक पे आता है एटलीस्ट हेलो तो कर दिया करो ताकि मुझे दिखे कि हाँ यहाँ पे क्लास में है और आंसर भी करें। एक तो दिखता ही नहीं है यहाँ पे, इतनी जल्दी जल्दी तो मैसेज करते हो ना, आंखें ही खराब हो जाएंगी, मेरी आंखें चली जाएंगी मतलब इस पे पढ़ाते पढ़ाते।
देखो नितेश पटेल आंसर देते कि साथ ही चले गए हो आप, ये बता दो मुझे। अच्छा आप लेट थे तो 8 राइट हुए, बहुत ही बट कोई बात नहीं। देखो ये लेटर बोर्ड और ये सब तो ऐसी है, बस आप यहाँ पे ये याद रखो कि जब भी आप ये सारे क्वेश्चन करते हो तो अपना हाथ थोड़ा सा खींच के सही आंसर करने की कोशिश किया करो, क्योंकि आप यहाँ पे भी गलत आंसर दोगे ना तो आप लोग के लिए थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। नाउ द पॉइंट इज दिस, ये रहा आपका टेलीग्राम लिंक। यहाँ पे मैं अभी 90 क्वेश्चन डाल रही हूँ। अच्छा ये 90 क्वेश्चन में 3-4 ये रिपीटेड हो गए हैं, तो ये आपकी पीडीएफ में है, तो डोंट टेक इट एन ऑफेंड। 3-4 क्वेश्चन रिवाइज ही हो जाएंगे, अगर 2 बार होंगे तो कोई बात नहीं। यहाँ पे अच्छे से आप आंसर करिएगा और सारे क्वेश्चंस को पढ़िएगा। कल जो है वो 7 से 8 बजे जो है वो आपको टेस्ट देना है, और दूसरा सुबह 8:30 से 9:30 बजे 45 नंबर का टेस्ट। तो अब से जो है वो टेस्ट सीरीज करने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि भाई एग्जाम नजदीक है ग्रुप डी का और बाकी सारे भी, तो बहुत अच्छे से याद रखिए कि दो अब टेस्ट का पार्ट जो है वो शुरू हो गया है। अरे ये तो चला गया, अच्छा मैंने डाला ही नहीं अभी इसको। जरा यहाँ पे थोड़ा सा मैं पिन कर दूं, मुझे लगा इतने कमेंट आएंगे तो मेरा कमेंट तो कहीं दिखेगा ही नहीं यहाँ पे। पिन हो जाओ, कहाँ देखो, रुको 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 भाई, मैसेज मत करो अभी, रुको। ठीक है अभी पिन हो गया ना, तो ये है आपका यहाँ पे टेलीग्राम लिंक जिसपे आपको जुड़ना है, और इस टेलीग्राम लिंक पे अभी के अभी बिल्कुल आपके 90 क्वेश्चंस अपडेट हो रहे हैं, उनको एक बार पढ़ लीजिए। और आर्टिकल की जो पूरी पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश में दी है वो सारी की सारी पढ़ लिया, और कृपया करके यहाँ पे ये वाली चीज नहीं करिए, फुल पीडीएफ दीजिए, फुल पीडीएफ। कई बच्चे सिर्फ पीडीएफ ही करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। भैया देखो सुनो, मेरी बात याद रखो कि जो भी आपकी पीडीएफ दी जाएंगी वो सब्जेक्ट वाइज दूंगी मैं, ऐसा नहीं है कि लो भैया आज का पीडीएफ ले लो और ये सारा मतलब पूरा पीडीएफ लेके फिर गए फिर आ ही नहीं रहे किसी क्लास में, तो वो वाला नहीं है। अभी आप आर्टिकल्स जो है वो लर्न कर लीजिए, और जो मैं क्वेश्चन दूंगी वो यहाँ पे लर्न कर लीजिए। तो आज के लिए गाइस थैंक यू सो मच। 8:30 सुबह में यूट्यूब पे 45 मार्क्स का टेस्ट, तो ये मैंने आपको दिखाया है ना, ये वाला जैसा आपका ग्रुप डी का पैटर्न होता है उसके बेसिस पे आपके 45 क्वेश्चंस का जो है वो टेस्ट होने वाला है। तो टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दोनों टेस्ट आपके कल ही होने वाले हैं। तो पहला टेस्ट जो है वो तो आप कर दीजिए सुबह 8:30 बजे, दूसरा टेस्ट अन अकेडमी पे कर दीजिए। तो वहां का मैं लेटर बोर्ड देख के रखूंगी ताकि मुझे पता लगे कि कौन ऐसा है जो आज ही डिसाइड कर चुका है कि उसको ग्रुप डी यहाँ पे क्लियर करना है। एसएससी जेई के लिए देखो आप जितनी भी चीजें उनको पढ़ते रहिए, जो कोर्सेज जो क्लासेस जो थ्योरी मैं करा रही हूँ यहाँ पे वो सारा का सारा आप कंप्लीट करते रहिए। डेफिनेटली जितने भी एग्जाम्स हैं अभी आगे कुछ दिनों में वो सारे के सारे आपसे कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। 7 से 8 भी यही टेस्ट, अरे देखो 2 टेस्ट हैं आपके, एक है टेस्ट 2 जो है अन अकेडमी पे शाम को 7 से 8 बजे कल, और एक है टेस्ट 1 जो है आपका वाईफाई स्टडी पे सुबह 8:30 बजे, राइट। तो शाम को तो आना है आपको अन अकेडमी पे 7 बजे, और सुबह यूट्यूब पे आना है, तो 2 टेस्ट आप दोगे यहाँ पे। तो एसएससी में तो हो रही है ये क्लासेस, कहाँ दिक्कत है, एसएससी में तो हो रही है। तो ये वाईफाई स्टडी पे आप आ जाइएगा सुबह 8:30 बजे 45 क्वेश्चन के टेस्ट के साथ, और यहाँ पे आ जाइएगा आप अन अकेडमी पे 7 से 8। लिंक आपको ये जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने दिया है ना अभी उसमें आपके पास होगा, तो वहां से आप जो है वो रिवाइज करिएगा, लिंक लेके सुबह टाइम से आ जाइए। दोनों क्लासेस का लिंक जो है वो मैं आपका अपडेट कर दूंगी, यूट्यूब का भी और अन अकेडमी का। टिल देन अभी आर्टिकल्स ऑलरेडी अपडेटेड है यहाँ पे, और आर्टिकल्स ऑलरेडी अपडेटेड है आपके, और उसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अपडेट हो जाएंगे। हाँ जी 45 क्वेश्चन में स्टैटिक जी जो ग्रुप डी का पैटर्न होता है, 45 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन जो है वो ऐसे स्टैटिक जीके की होंगे, और 25 क्वेश्चन साइंस के होंगे जो ग्रुप डी आपको कराती है या देती है। तो चलिए थैंक यू सो मच, आज के लिए मिलते हैं कल की क्लास में सुबह 8:30 बजे सीधा, और शाम को 7 से 8, राइट। और ये जो नॉर्मल अपनी थ्योरी की क्लास है वो मंडे को करेंगे, संडे को थोड़ा सा सांस लीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए थैंक यू सो मच आज के लिए, बाकी जो भी मैं अपडेट करूँ वो आप टेलीग्राम से फॉलो करते रहिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।